सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोशुआ और क्रिस उस लड़की के सामने खड़े हुए होते हैं, जहाँ पे जोशुआ उस लड़की से कह रहा होता है, तुम बिना किसी निशान के हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? अगर मुझे तुम्हारा गन नहीं मिला होता तो मैं कभी भी तुम्हें नोटिस नहीं कर पाता। आखिर तुम कौन हो? तुम मुझे ये बताओ। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे वो बुरे नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम पहले ही क्रिस को मार चुके होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। खैर, मैं अभी भी तुम्हें अपना दुश्मन समझता हूँ, तो इसलिए कोई भी होशियारी करने की जरूरत मत करना। उसकी बातें सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कह रही होती है, क्या तुम्हें मेरी गन कहाँ से मिली? और वो कह रही होती है, मैं सिर्फ यहाँ पे रेडक्लिफ परिवार के जोशुआ से मिलना चाहती थी, बस यही कारण था कि मैं यहाँ पे आ रही थी। उसकी बातें सुनते हुए अचानक जोशुआ उसके पीछे आ जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। जोशुआ उससे कह रहा होता है, तो ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ से हो और बहुत ज्यादा शोर मत करो। और जोशुआ अपना डैगर उसके गले पर रखते हुए उससे कह रहा होता है, तुम्हारे पास जो भी चमड़े का हथियार है उसकी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो। तो वो लड़की कह रही होती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम नोलन विल्सन है। उसकी बातें सुनते हुए क्रिस काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कह रहा होता है, क्या क्या तुम विल्सन परिवार से हो? ये सही है, मुझे तो तुम्हारे बालों के रंग को देख के अनुमान लगा लेना चाहिए था कि तुम विल्सन परिवार से हो। आखिर विल्सन परिवार के ही ये चांदी जैसे बाल होते हैं। तो उनकी बातें सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो अपना हाथ खड़ा करते हुए कह रही होती है, रुको रुको रुको, तुम इस वजह से मुझे मार नहीं सकते, वैसे भी मैं तुम्हारे चचेरे बहन की तरह लगती हूँ और मैं यहाँ पे विरासत के लिए नहीं लड़ना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं तुम्हारे इस प्लान के साथ जा सकती हूँ? ये मेरे बड़े भाई की मनमानी का परिणाम है, जिसकी वजह से इसने मुझे भी प्रभावित कर दिया है। ईमानदार होने के लिए मेरे इंडस्ट्रियल ब्रांच मॉलदेविया में है, तो तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ तक कि केओस का भी मेरे भविष्य की प्लान में भारी प्रभाव पड़ा है, तो मैं निश्चित रूप से आपकी तरफ हूँ और मेरे बड़े भाई को मारने में कोई भी हर्ज नहीं है। इसके अलावा क्या आप प्लीज मेरे कंधे पे ये काम दे सकते हैं? उसकी बातें सुनते हुए जोशो से कह रहा होता है, तो ठीक है, अब ये छोटी छोटी बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे अंकल को मार डालूंगा और तुम्हारे भाई के प्लान को फेल कर दूंगा। अगर तुम इससे जुड़ना चाहते हो तो हमारी तरफ आ जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो उससे कह रही होती है, जोशुआ, क्या आप इस तरह सीधे हवेली पर जाने का प्लान बना रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो क्रिस उससे कह रहा होता है, क्या हम कोई भी प्लान नहीं बनाएंगे? ऐसे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जोशुआ अपना वॉच निकालते हुए उन दोनों से कह रहा होता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इस बार मेरा इरादा सीधे शहर में जाने और उनके सिर काटने का है। पहले तो मेरे पास बहुत समय था, लेकिन आपके और परेशान सैनिकों के कारण बहुत समय बर्बाद हो गया है, तो इसलिए मुझे जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। उसकी बातें सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो जोशुआ से कह रही होती है, जोशुआ, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आप एक वॉरियर है जो कि और की स्लॉटर में 100 किल तक पार कर चुका है, लेकिन आपको भी कम से कम एक हथियार की जरूरत तो पड़ेगी ही। और मुझे यकीन है कि मेरे बड़े भाई आज मॉलदेविया में पहुंचेंगे और वो एक गोल्ड ग्रेड लेवल में है, साथ ही हवेली में एक सिल्वर ग्रेड जैंगो भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आप उन्हें हरा नहीं सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ अपना सिस्टम नोटिफिकेशन देखा है, जहाँ पे वो अपना लेवल देखता है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, गोल्ड ग्रेड पर जाने के लिए अभी भी 2 और लेवल बाकी है, मैं इससे उनसे ऐसे नहीं लड़ सकता, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। अगर मेरे पास एक भी पावरफुल हथियार होता तो मेरे पास जीतने का एक मौका होता, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं उनसे अकेले बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, तो इसलिए मुझे पूरी तैयारी करके जाना होगा। तभी अचानक से जोशुआ के हाथ से वो क्लॉक गिर जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखते हुए क्रिस और वो जो लड़की होती है वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे कह रहे होते हैं, जोशुआ, क्या हुआ तुम्हें? आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया है? तभी जोशुआ का हाथ वो चमकने लगता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जोशुआ कह रहा होता है, क्या ये क्या हो रहा है? वो दोनों ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जोशुआ, उसका हाथ काफी दूर से चमकने लगता है, जिसकी वजह से उसे दर्द भी हो रहा होता है। उसके हाथ में एक नीली आग जैसी जलने लगती है एंड वो जो आग होती है उसकी वजह से उसके हाथ में एक निशान जैसा कुछ आ जाता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, वो अपने हाथ को देखते हुए कह रहा होता है, मेरे हाथ के रून पैटर्न ये बिल्कुल रेडक्लिफ फैमिली के क्रेस्ट जैसा है, आखिर इसका क्या मतलब है? क्या इसका कोई खास इरादा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते ही वो बाहर जाता है और उन दोनों से कह रहा होता है, मुझे अब और चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम दोनों को कल तक का वेट करना होगा अच्छी खबर सुनने के लिए। विशेष रूप से आपके लिए मुझे आपके पीछे उस शाखा यानी कि उस ब्रांच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है, शायद मेरे पास काम करने का एक मौका है, शायद हम लोग फ्यूचर में काम कर सकते हैं। और ये बात वो उन दोनों से कह रहा होता है और जोशुआ बाहर जाते हुए कब्रिस्तान के पास चले जाता है, जहाँ पे उसके सामने कुछ कवर होते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हुए किसी हवेली में जाता है, जहाँ जाते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, मेरे हाथ के पिछले हिस्से में होने वाला दर्द वो अधिक स्पष्ट हो गया है, अब वो मुझे और ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस हो रहा है। वो अंदर जाते हुए कह रहा होता है, हाँ यही जगह, जब मैं बच्चा था तब मेरे पिताजी हर संडे को मुझे यहाँ पे लाते थे। एंड जैसे ही जोशुआ वहाँ पे अंदर जाता है वैसे ही उसे एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है, फ्रीक्वेंसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एनर्जी डिटेक्टिंग, टारगेट जोशुआ वैन रेडक्लिफ फैमिली का सन सुप्रीम अथॉरिटी ओपन किया जाता है। और वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अजीब सा हलचल होता है और हम देखते हैं कि जोशुआ के सामने एक आयरन हॉल स्टील स्टोरेज आ जाता है, जिसे देखते हुए जोशुआ के अंदर जाता है और आगे बढ़ते हुए अपने आप से कह रहा होता है, फायर से बॉर्न ऑफ स्टील, एटर्नल विजडम और एटर्नल ऑर्डर। मुझे याद है कि इस तरह का एक वर्ड क्यों नहीं कनेक्टिंग ऑल वर्ल्ड्स के डिसोलेट एशियंट सैक्रिफिशियल फील्ड से हुआ
हुआ था। जोशुआ अपने हाथ में वो जलती हुई आग को लेते हुए आगे बढ़ता है, जिससे कि वो उस आग के रोशनी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे हथियार होते हैं, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या रेडक्लिफ परिवार का इस चीज से कोई लेना देना था? क्योंकि मैं किसी भी इंसान का डाटा पैनल चेक कर सकता हूँ तो मुझे कुछ मिला है, और ये है कि यहाँ पे सब कुछ, ये सब कुछ मैजिक आइटम्स है। इस हाथ की वजह से रेडक्लिफ की आइडेंटिटी वो मेरे साथ लिंक हो चुकी है, और उसी के साथ साथ रेडक्लिफ फैमिली का इनहेरिटेंस क्वालिफिकेशन वो भी मेरे अंदर आ चुकी है। और हम देखते हैं कि जोशुआ वो एक स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, एंड वो किसी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे हाथ का ये रियून ये इस मैजिकल आइटम से रिलेट करती है, और मेरे हाथ में ये जो रियून है ये पास्ट डायनेस्टी की फैमिली क्रिस्ट है। तो ठीक है, अब पता लगाते हैं कि कौन इसके लिए क्वालिफाई है। एंड ये कहते ही वो उस तलवार को यानी कि स्वॉर्ड को जोर से खींचता है, वो अपना सारा पावर लगा देता है, और आखिरकार वो स्वॉर्ड को निकाल ही देता है, जिससे कि वो स्वॉर्ड के साथ लिंक हो जाता है और एक रोशनी सी चमकती है। एंड हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड होता है वो किसी इंसान के रूप में बदल जाता है, यानी कि वो एक लड़की बन जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।